जय माता की। ऐसे सम्मेलन में आके ये भी पता चलता है कि यहाँ खुश मिजाज रंग बिरंगे दिल और दिमाग से खुले हुए और मॉडर्न ज़माने के साथ कदम के साथ कदम मिलाकर के चलने वाले लोग, ये अब ज्योतिषी है। ये विद्वानों की सभा, ऐसी सभा, इतनी अच्छी सभा बुलाने के लिए मीनू जी का धन्यवाद, और यहाँ मुझे बुलाने के लिए भी उनका धन्यवाद। टैरो कार्ड, यहाँ पर ज़्यादातर टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं लोग, और ये सच बात है कि अगर हम इस साइंस की बात करें जिसको कि हम करते हैं, जिसको ज्योतिष बोला जाता है, ये ज़्यादातर हमारे उस हिस्से के साथ जुड़ी हुई है जो अंदर से फील और सोच को पैदा करती है। और जब भी कोई टैरो कार्ड वाला भी एक सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आए हुए इंसान के दुख को सच में फील करके जब अपने कार्ड निकालता है, पत्ते निकालता है, तो कुदरत उसका साथ देती है। और इसी प्रकार से ज्योतिषी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज्योतिषी की एक अपनी बहुत बड़ी मेहनत होती है। ये समुद्रिक विज्ञान है, उसके अंदर डूब करके उसको मोती खोजने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर भी भाव ही काम करता है। अब भाव की अगर बात करें तो भाव दो तरह के होते हैं। एक वो भाव जो हम दिल से, दिमाग से महसूस करते हैं, और दूसरा भाव जिसका हम काम करते हैं, यानी कि जन्म कुंडली के वो 12 भाव। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं पिछली बार जब मीनू जी के प्रोग्राम में आया था तो मैं बोल के गया था कि मैं टैरो कार्ड और ज्योतिष को जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वो उसमें तो मेरे को अभी समय नहीं मिला कि मैं पूरा ज़्यादा कुछ उसके लिए सोच सकूं। समय मिलते ही मैं वो भी करूंगा। लेकिन आज सबको मैं एक बहुत ही खास बातें बताने जा रहा हूं, और हमारे टैरो कार्ड वाले भाई बहन भी, सब विद्वान विदुषी, ये आजकल डेट ऑफ बर्थ टाइम ज़रूर लेते हैं, और डेट ऑफ बर्थ टाइम लेकर के जन्म कुंडली ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि उससे इनको एक्स्ट्रा मदद मिलती है किसी के बारे में भी जानने के लिए और उनके बारे में प्रेडिक्शन करने के लिए। तो आज मैं कुछ एक मोटी बातें ऐसी आपको बताने जा रहा हूं कि आप सबके लिए जवाब देना कितना आसान हो जाएगा, ये इससे पहले आपने कभी कहीं ना पढ़ा होगा, ना देखा होगा, ना सुना होगा। आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूं ताकि टैरो कार्ड के साथ में एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग करके आप अपने पास आए हुए क्लाइंट का सच में दुख खत्म कर सके। तो इसके लिए अब शुरुआत करते हैं। जन्म कुंडली के अंदर जब तीसरे और 12वां घर लगा हुआ होता है, खास तौर पे जाया स्थान का जो मालिक होता है ग्रह, वहाँ पर इन दोनों जगह उनकी राशियाँ हों, या जाया स्थान का मालिक 12वें तीसरे के अंदर बैठा हुआ हो, तो जनरली प्रेडिक्शन कहते हैं कि इसकी कुंडली में डिवोर्स है। ये अपने आप में सत्य हो सकता है, लेकिन डिवोर्स तो और भी बहुत सारे कारणों के कारण हो जाता है। जहां पर आपको दूर दूर तक ये योग नजर नहीं आता, वहां पर भी डिवोर्स होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण आज आप सबको मैं बताता हूं। मियाँ बीबी किस तरह से अलग हो सकते हैं। सबसे पहला कारण, अगर जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं और छठे घर के अंदर अगर उनका कोई दुश्मन ग्रह बैठा हुआ है, तो डिवोर्स के पूरे चांस बन जाते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न ज़माना है, सहने का वक्त चला गया है, और अब लड़का हो या लड़की हो कोई ज़्यादा नहीं सहता, अलग होने में ही भलाई समझते हैं। तो ये एक ऐसा दूषित योग है
कि चौथे घर के अंदर चंद्रमा और छठे घर के अंदर उसका कोई दुश्मन ग्रह है, तो आप समझ लीजिए कि इसकी गृहस्थी टूटने के मैक्सिमम चांसेस हैं, मैक्सिमम। इसी प्रकार से ये कारण क्या होगा? ये कारण होगा कि जो जीवन साथी है वो अपने जीवन साथी की कमाई से संतुष्ट नहीं होगा और घर के अंदर लड़ाई अलग से होगी। इसका कारण ये बनेगा। और दूसरा कारण, जन्म कुंडली का जो 10वां घर है, ये मैरिड लाइफ का दुश्मन होता है। ये जो 10वां घर है, ये मैरिड लाइफ का दुश्मन होता है, क्योंकि जिस इंसान को काम की बहुत ज़्यादा चिंता हर वक्त रहती है और काम में हर वक्त बिजी रहता है या काम से बेकार रहता हो, ये दोनों ही रीज़न मैरिड लाइफ के सुखों को खराब करने के लिए काफ़ी होती है, दोनों ही रीज़न। अब ऐसी अवस्था के अंदर 10वें घर और 12वें घर के अंदर बैठे हुए दोनों ग्रह आपस में दुश्मन हों। 12वां घर बिस्तर के सुख की जगह है, जहां मियां बीवी मिलकर के एक होते हैं। अगर इन दोनों के अंदर आपस में दुश्मन ग्रह है और कई बार मित्र भी, कारण ये कि 10वें घर को धोखे का घर भी बोला जाता है कि ये धोखा भी देता है 10वां घर। तो 12वें में और 10वें में आपस में दुश्मन हो और कई बार मित्र भी, तो ऐसी अवस्था के अंदर मियां बीवी स्वभाव से और फिजिकली अनसेटिस्फैक्शन फीलिंग के कारण भी अलग होते हैं। ये रीज़न होता है यहाँ पर डिवोर्स का आज के ज़माने में। ये पहले के ग्रंथों में नहीं वर्णित है। रीज़न, पहले संस्कार, सब्र और समाज, इसके लिए बहुत कुछ सोचा जाता था। आदमी सहता हुआ चलता था, औरत भी, आदमी भी। लेकिन ज़माना बदल चुका है, तो एक ये रीज़न। और 7वें घर के अंदर कोई ग्रह हो और 5वें के अंदर भी कोई ग्रह हो, तो जब भी 5वें या 7वें घर के ग्रह की महादशा, लाल किताब दशा, क्योंकि मैं लाल किताब पे बोलता हूं तो इसीलिए मैं उसे साथ लेता हूं, ये आए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण मियां बीबी अलग होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण। और सबसे बड़ा जो योग है, सब ग्रहों की मां किसे बोला गया? चंद्रमा को। और चंद्रमा ही हमारे घर की मन की सुख शांति है, और चंद्रमा ही रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी है। और ये किसी भी तरह से जन्म कुंडली के अंदर दूषित हो तो इंसान का गृहस्थी जीवन अच्छा नहीं होता। और इसका किसी भी ग्रह के साथ चंद्रमा का टकराव हो जाए तो गृहस्थी जीवन कभी अच्छा नहीं होता। इस तरह के हालात बनाता है। और सबसे बड़ी देखने वाली बात क्या होती है, हम किसी भी ग्रह को इस तरह से माने कि सब ग्रह सारे सुख और सारे दुख देने में सक्षम है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक ग्रह किसी एक सुख को देने में सिर्फ उसी की भूमिका है। जैसे जब आप शादी तय करने की बात करते हैं तो आप पहले ये देखते हैं कि बच्चा मांगलिक है या नहीं है। तो यानी मंगल का कितना बड़ा रोल हुआ, यानी कि खून शरीर के अंदर अच्छी मात्रा में होगा, उस बच्चे के अंदर धैर्य होगा, सब्र होगा, ये मंगल की चीज़ है, तो गृहस्थी अच्छी चलती है। उसके बाद क्या देखते हो? चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली देखने का तात्पर्य यही है कि क्या ये इंसान समृद्ध होगा, क्या इसकी सोच इसका साथ देती है, क्या इसके अंदर बहुत ज़्यादा उतावलापन तो नहीं, क्या इसके शरीर के अंदर मसल्स हैं या पानी ही दूषित है। सही मायने में चंद्र कुंडली इसलिए देखी जाती है। और जब तक किसी की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा अच्छा ना हो, अगर वो औरत की कुंडली में अच्छा नहीं है तो उसके अंडे बनने में दिक्कत होगी।
और अगर मर्द की कुंडली के अंदर चंद्रमा अच्छा नहीं है तो उसका वीर्य बनने में दिक्कत होगी। और शादीशुदा का जिंदगी का आधार औरत के बनने वाले अंडे और आदमी का बनने वाला वीर्य ही होता है। तो चंद्रमा सही मायने में ग्रहों की मां है, क्योंकि वहीं से हमारे शरीर के अंदर है क्या, ये 75% जो पानी है, इतना ज्यादा तो कुछ भी नहीं है शरीर में। इसके साथ में बराबर का या उससे भी ऊपर की ताकत लिए हुए है मंगल, क्योंकि वो इसी पानी में घुल के हमारे रेड सेल्स को बनाता है, वहीं से व्हाइट सेल्स बनते हैं। और जो व्हाइट सेल्स हैं वही आदमी और औरत की जवानी का रहस्य है। तो अब क्या देखना है, अब रेड से मंगल भी देखा हमने, चंद्रमा भी देखा, लेकिन साथ में शुक्र यानी कि व्हाइट सेल्स, वो व्हाइट सेल्स जो आपको बीमार नहीं होने देते। जब आप बीमार होते हो तो उस बीमारी को खाने का काम ये व्हाइट सेल्स करते हैं। तो अगर ये नहीं होंगे तो आदमी हो या औरत हो, उसके शरीर के अंदर अगर जोश ही नहीं होगा, वो हर वक्त बिल्कुल थका थका सा रहेगा, वो शादीशुदा जिंदगी को कैसे भोग पाएगा। तो इसीलिए आगे शुक्र को देखा जाता है, व्हाइट सेल्स वाले हिस्से को। और इन सब से ऊपर, पहले मैंने इन तीनों को जोड़ा शादीशुदा जिंदगी के साथ, इन सब से ऊपर भी एक चीज है, और इन सब से ऊपर चीज है बुध। क्योंकि हमारे शरीर का कोई हिस्सा हो बिना बुध के बेकार है। ये जो आपके घुटनों में ग्रीस बनती है, जोड़ों में जो ग्रीस बनती है, ये बुध खराब हो तो कभी नहीं बन सकती। आपके शरीर के अंदर इतनी नसें हैं, उन सारी नसों को दुरुस्त रखने का काम बुध करता है। और सबसे बड़ी बिजनेस प्लानिंग, और बिजनेस क्या होता है, अगर रिश्ता मियाँ बीवी का संभालना है, भाई बहन का संभालना है, परिवार का संभालना है, बच्चों के साथ में हालात को संभालने हैं, तो ये सारा बिजनेस की बुद्धि ही करती है। और बिजनेस की बुद्धि कौन देता है, बुध। तो अल्टीमेटली ये शादीशुदा जिंदगी की अगर सक्सेस देखनी है तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा चंद्रमा, फिर देखना पड़ेगा मंगल, फिर देखना पड़ेगा शुक्र, और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा बुध। अगर ये चार ग्रह अपनी सही स्थिति में है तो ये गृहस्थी को अमृत बना देते हैं। और अगर इसमें से दो खराब और दो सही हैं, अब कौन से दो खराब और कौन से दो सही, अगर चंद्र मंगल खराब है और शुक्र बुध अच्छे हैं तो इंसान के अपने जीवन साथी के साथ हालात अच्छे नहीं रहेंगे। दूसरी जगह संबंध बनते तो उनके साथ अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो शुक्र बुध है। लेकिन अगर शुक्र बुध खराब है और चंद्र मंगल अच्छे हैं तो वो कैसी भी अवस्था हो, वो गृहस्थी निभा ही जाएंगे, अलग कभी नहीं होंगे। और इन सब के बीच में सूर्य का बड़ा अहम रोल है। सूर्य का बहुत अहम रोल है। कारण हमारी आदतों का, संस्कार का, धैर्य का और परोपकार का जो मालिक है वो सूर्य है। और अगर हमारी आदतें खराब हों, हमारा परोपकार करने का तरीका अच्छा ना हो, सिर्फ दिखावे का परोपकार अगर हम करते हैं, ऐसा इंसान ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाता है। इसीलिए सूर्य और शुक्र की युति को खराब माना जाता है, सिर्फ इस हिस्से के लिए। बाकी सब हिस्सों के लिए अच्छी है, लेकिन इस हिस्से के लिए। और ये वही लोग हैं जो दोपहर के वक्त में चोरी चुपके मिलते हैं अपने लवर के साथ में, तो ये खराब। और ये जब भी मिलते हैं तो राहु खराब होता है। लाल किताब के अंदर खास तौर पे चैप्टर है कि सूर्य और शुक्र मिलेंगे तो राहु बहुत खराब होगा। राहु सबसे ज्यादा प्रबल खराब फल देगा। तो आप सब, आपको देखना क्या है, अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य शुक्र इकट्ठे हैं, राहु जिस घर में बैठा हुआ है उस घर से संबंधित दुख जरूर देगा। उस घर से संबंधित
दुख जरूर देगा, उसके जो भी उस घर के सुख लिखे हुए हैं, उस घर से संबंधित जो रिश्तेदार होगा वो बहुत तकलीफ पाएगा। उस घर से संबंधित राहु का जो भी काम होगा वो काम फेल हो जाएगा। इस प्रकार से बेटा ये गृहस्थी के जीवन को देखा जाता है। और जब भी कभी सूर्य 8वें घर में हो और 11वें घर के अंदर उसका दुश्मन ग्रह हो, तो ऐसा इंसान, क्योंकि यहां से सूर्य की दृष्टि लाल किताब के अनुसार उल्टी दृष्टि पड़ती है, आप चाहे सीधी लगा लीजिए, दूसरे घर के ऊपर पड़ती है। और दूसरा घर हमारा परिवार कुनबा भी होता है और हमारी ससुराल का घर भी होता है। तो ऐसी अवस्था में आदमी करता क्या है, वो किसी और के साथ में संबंध बना के उसके साथ सेटिस्फाई होता है और अपने ससुराल का भी वो दोष लेता है, यानी ससुराल यानी कि अपने जीवन साथी को छोड़ता है, और साथ में अपने कुनबे वालों के भी खिलाफ जाता है। कारण ये है कि यहाँ का सूर्य अब खराब होकर के अपने ससुराल और अपने ही कुनबे के साथ में ये वैमनस्य बनाएगा, लड़ाई झगड़े कराएगा और अपनी शारीरिक पूर्ति के लिए कहीं और जाएगा। ये एक ऐसा योग है। तो इस तरह के केसेस आपके पास आम आते होंगे। इन सब के बीच में जो ग्रह खराब हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि चंद्रमा चौथे घर में हो, उसका दुश्मन ग्रह छठे घर में हो, तो ऐसी अवस्था में मेन ग्रह को मत छेड़िए। मेन ग्रह क्या बना? चौथा घर। और जो उसको खराब कर रहा है, अब मान लीजिए कि चंद्रमा चौथे घर में है, शुक्र छठे घर में है, तो आप शुक्र की वस्तुएं वो आप मंदिर में दिलवाइए, लोगों में भंडारे के रूप में बंटवाइए, उसका कोई ना कोई दान करते ही रहना। ये बहुत ज़रूरी है गृहस्थी को अच्छा रखने के लिए। अब छठे घर में अगर मैं शुक्र को तो लूँ तो क्या बनेगा? अगर छठा घर में देखूं तो वो बुध का घर है, और बुध मिश्र शुक्र यहां पर क्या बनता है? दही। ये कीड़े मकोड़ों का घर है छठा। तो दही जब जमता है, अगर आप उसे बहुत ही गहराई से देखें तो उसके अंदर कीड़े होते हैं, वो शुभ वाले होते हैं, बात अलग है, समझ गए? तो दही का दान सबसे सर्वोत्तम। अगर मान लीजिए उस वक्त में यहां शनि बैठा हो, तो ये केतु का भी घर है, तो चमड़े की जुत्ती, यानी कि ये मजदूरों के अंदर वितरित करना अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छा कर देगा। अब यहीं पे मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ है, तो गुड़ गेहूं का दान बहुत शुभ है। इसी प्रकार से जो भी चंद्रमा को खास तौर पे ग्रह खराब कर रहा है, उसकी वस्तुओं का दान, जो कर रहा है खराब, उसकी वस्तुओं का दान 100% उस इंसान का कल्याण करेगा और उसकी गृहस्थी को अच्छा रखेगा। ये जो चैप्टर है आप सबकी मदद जरूर करेगा। तो डिवोर्स के कोई एक कारण नहीं बेटा, मल्टीपल कारण बनते हैं, मल्टीपल कारण। इसके भी आगे शुक्र के बहुत बड़े दुश्मन अगर हम गिने जन्म कुंडली के अंदर, तो वो दो हैं। एक है राहु और दूसरा है चंद्रमा। ये लाल किताब के अनुसार, वैदिक में क्या है मैं नहीं जानता। तो ऐसी अवस्था में शुक्र और चंद्र की लड़ाई या शुक्र और चंद्र का इकट्ठा होना मैरिड लाइफ के चार्म को खत्म कर देता है। ये एक ऐसा नीच केतु है, मियां बीबी के बीच में हर वक्त कोई ना कोई तलवार खिंची रखता है, तो सुख से जीने का मियां बीबी का सपना सपना ही रह जाता है। और राहु यहां पर मिल जाए शुक्र के साथ में, तो या तो इंसान अपने स्वास्थ्य से बेकार और या अपनी गंदी आदतों से बेकार, जिसके कारण उसकी अट्रैक्शन दूसरे विपरीत लिंगियों में इतनी बनती है, संबंध बने ना बने, अट्रैक्शन इतनी जबरदस्त बनती है कि वो अपने जीवन साथी की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता। तो इन दोनों सिचुएशनों में मंगल को शुक्र के घर स्थापित करना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना कोई भी इलाज पूरी तरह से काम नहीं आता। और
वो जो मंगल को स्थापित करना, 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी सौंफ घास वाली ज़मीन के अंदर दबाना, ये मंगल को स्थापित करता है 7वें घर के अंदर, और शुक्र को मदद देता है उसको प्योर करने के लिए, उसको प्योर करने के लिए। इसके साथ ही आज एक और बहुत बड़ा सूत्र आप सबको देने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के 12 घरों के सुख पाना चाहते हैं आप सब लोग, जो कि संभव होता ही नहीं। 12 घरों के सुख पाना चाहते हैं आप लोग। अब आपको सबसे पहले जन्म कुंडली बना करके देखना क्या है, पहले तो यही पता होना चाहिए कि अगर किसी के पूरे जीवन का विवेचन करना है तो भाई आपको देखना क्या है। आपको देखना है सबसे पहले कि ये 9 ग्रहों की प्लेसमेंट क्या है। क्या वो जन्म कुंडली के 3 ही घरों में बैठे हैं, या 4 ही घरों में बैठे हैं, या 5 ही घरों में बैठे हैं, या 7 घरों में बैठे हैं, या 9 के 9 अलग हैं। तो जिस घर के अंदर कोई भी ग्रह बैठ गया, कोई भी लगा लीजिए, तो सबसे पहले आपको तोलना है कि ये जितने भी, मान लो हम 5 घरों की बात लेकर के चलते हैं, 5 घरों के अंदर अगर सारे 9 के 9 ग्रह बैठ गए तो ज्यादातर उसके जीवन का हिस्सा उन 5 घरों के सुख और दुख के साथ ही जुड़ा हुआ है, बाकी का नहीं। पहले तो उन घरों के सुख और दुख निकाल लीजिए, फिर ठीक है अभी हम परंगत नहीं हुए ज्योतिष में, तो भाव के बारे में तो हमें पता ही है ना कि पहला भाव क्या देता है, दूसरा क्या देता है, चौथा क्या देता है, 5वां क्या देता है, 7वां क्या देता है। तो जिन 5 घरों के अंदर ग्रह हैं उन भावों से संबंधित एक एक सवाल कर लीजिए। जैसे मैं लेता हूं 10वां घर, 2वां घर, 6ठा घर, एक 9वां घर, ठीक है, और एक 11वां घर। चलो 5 घर ये हो गए अपने। तो मैं सबसे पहले 10वें घर के बारे में सवाल पूछूंगा, भाई तुम्हारे पिता का हाल क्या है और वो करते क्या है। ठीक है, अब अगर वो अच्छे हैं, कामकाज उनका अच्छा है, तो यानी ये ग्रह अच्छा है। 10वें घर के अंदर जो ग्रह बैठे हैं वो अच्छे हैं, तो उसकी अच्छी प्रेडिक्शन साइड पे कर दी। फिर हमने उससे पूछना तुम्हारे परिवार कुनबे में आपस में लड़ाई तो नहीं, ठीक है, और यहां पर तुम्हारे घर के बुजुर्गों का क्या हाल है। वो कहेगा मेरे बुजुर्ग बहुत अच्छे हैं, या मेरे बुजुर्ग लड़ते हैं। हमारे घर में क्लेश रहता है, या नहीं हम सब तो मिलकर के एक ही जगह रहते हैं। तो समझ लो इसका धन भाव भी अच्छा है, अब इसके पास नगद माया भी काफ़ी आएगी जाएगी। और अगर बुरा है तो ये नगद माया से दुखी है, अब परिवार के अंदर क्लेश है। 6ठा घर, सबसे पहले पूछना तुम्हारे मामा के क्या हालात है। 6ठा घर मामा से संबंधित है। आपने पूछा मामा के क्या हालात है, अगर उसने कहा मामा तो वेल टू डू है और बहुत अच्छा है, इसका मतलब सामने वाले की बुद्धि भी काम के लिए बिल्कुल सही है, प्लानिंग सही कर लेता है, ये जिंदगी में बड़ा आदमी बनेगा। ये 6ठे घर से तय होता है। फिर उससे 9वें घर के बारे में पूछा कि भाई तुम्हारे दादा और दादा के परिवार आपस में कैसे हालात रहे। अगर वो कहे कि उनकी तो बहुत अच्छी घुटी, उनकी तो आज तक जमीन भी साझी है, तो समझ लो अच्छा है। अगर वो कहे कि एक रहे ही नहीं, आपस में ही लड़ते मरे हैं, समझ लो इसका भाग्य खराब है, इसको भाग्य से कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत से और बुद्धि से भले जो मर्जी मिल जाए, इसे भाग्य से कुछ नहीं मिलेगा। और 11वां घर, क्या तुमसे बड़े भाई बहन हैं। वो कहता नहीं, चलो कोई बात नहीं। क्या तुम्हारे ताऊ या बड़ी बुआ है। वो कहेगा नहीं। अगर जैसे ही नहीं शब्द निकले आप समझ लेना कि इसके घर में बीमारियां आएंगी, क्योंकि ये 5वें घर के को भी देख रहा है, तो बच्चों से संबंधित जीवन के अंदर दुख खड़े होंगे उस सुख से संबंधित। तो ये अगर वो अच्छे हैं, बड़े रहे हैं, अपना बड़ा भाई बहन हो या बड़ी बुआ बुआ ताऊ हो, अगर ये हैं तो आप कह सकते हो कि नहीं, इसे बच्चों का भी सुख रहेगा और सरकारी कामकाज निकालने में, क्योंकि 5वां घर सरकार का है, ये यहाँ से निकालने में इसको आसानी रहेगी और बीमारियां इसके घर में नहीं आएंगी, क्योंकि 11वां घर बीमारियों का घर भी है। तो ये मैंने 5 घरों का एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया। इससे आप एक मोटी मोटी समरी के रूप में पहुंच जाएंगे कि इसका जीवन कैसा चलेगा।
आप ग्रहों को भूल जाइए, उसमें सूर्य बैठा है, चंद्र बैठा है, बृहस्पति बैठा है, राहु बैठा है, केतु बैठा है। आप इन चीज़ों को अभी भूल के शुरुआत में कर सकते हैं, जिनकी स्टडी ज़्यादा नहीं है। विद्वान तो पहले से विद्वान है, वो बात अलग है। तो अब मोटा मोटी इसी के अनुसार चलनी है। फिर उसके बाद में महादशा किसकी चल रही है, महादशा जिसकी चल रही है उसकी किस घर से संबंधित चल रही है, और जिस घर के अंदर वो ग्रह बैठा हुआ है उससे संबंधित सुख और दुख की बात से जन्म कुंडली देखनी शुरू करो। उससे संबंधित सुख और दुख की, उस स्थान से संबंधित जितने सुख और दुख है। लेकिन अगर ऐसी कुंडली के अंदर अगर हम त्रिकोण को छोड़ दें, तीसरा, पांचवा, नौवां और 11वां, इसको अगर हम छोड़ दें, बाकी सबके जो घर बचे हैं उसके आगे देखो कि जिसकी महादशा चल रही है उसके तीसरे घर में, यानी 10वें में अगर कोई बैठा तो 12वें में तो नहीं, 11वें में कोई बैठा है तो उससे आगे तीसरे में तो नहीं, लगन में कोई बैठा है तो तीसरे में तो नहीं, 11वां और पहला घर। तो ये चलाओ, अगर इसके आगे कोई ग्रह बैठा है तो वो महादशा बहुत खराब फल देगी, भले ही वो बृहस्पति कर्क राशि का ही क्यों ना हो, वो खराब फल देगी। और अगर तीसरे तक कोई ग्रह नहीं बैठा तो वो महादशा बहुत ही शुभ फल देने वाली होगी, इस प्रकार से। और ये ऐसे सूत्र हैं जो जीडी वशिष्ठ इस्तेमाल करता है। कोई मुश्किल नहीं है मेरे जैसा ज्योतिषी बनने का, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है और प्रैक्टिस की जरूरत है। और इतना आसान आप सबको लोगों के लिए मैंने ये किया, ये मेरी खोज है, ये मेरी नई खोज है। आजमा के देखिए, सारी जिंदगी यही ज्योतिष करोगे, सारी जिंदगी। और सबसे बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा, मेरे दिल में भी है वो चीज, पहले मैं उसका आपको लॉजिक बता देता हूं। लाल किताब के अंदर 5वें घर का खराब मंगल किसी भी तरह का हो, इसकी महादशा आ जाए, ये घर के अंदर आग जरूर लगाता है। और आग लगने का जो समय होता है वो रात्रि का होता है। अगर ये मंगल सिर्फ बद है तो नॉर्मल आग लगती है, बुझा दी जाती है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में उसी वक्त में बुध भी खराब है, यानी कि जन्म कुंडली के अंदर खराब बुध है, तो ऐसी अवस्था के अंदर इंसान परिवार सहित मरता है, या 2-4 जाने तो मर ही जाती है। और ये खबरें आप आम सुनते हैं। और ऐसी अवस्था के अंदर अगर 5वें घर का मंगल है तो इंसान को बहुत सतर्कता पूर्व इसका निदान करना चाहिए। और वो पता कैसे चलेगा? अगर उसी इंसान का पेट खराब रहता है, गैस, एसिडिटी, कब्ज उसको बहुत रहती है, आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, तो समझ लो 5वें घर के अंदर बैठा हुआ मंगल खराब है। अब आपको देखना क्या है? देखनी है बुध की कंडीशन, क्योंकि मंगल खराब है, ठीक है, आग लगेगी, बुझ जाएगी। लेकिन अगर बुध खराब है तो वो तो कईयों के साथ लेकर के मरेगा। तो ऐसी अवस्था में क्या देखना है? आपने उससे पूछना है कि तेरे को स्मेल आती है, खुशबू आती है? अगर वो कहे नहीं तो बुध खराब है। अगर इंसान को नमक कम है या ज़्यादा है, मिर्च ज़्यादा है या कम है, अगर ये स्वाद भी नहीं आता तो समझ लीजिए उसका बुध खराब है। तो आराम से वहाँ प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि भाई मंगल की महादशा में बच के रहना है। वेंटिलेशन अपने घर में बना के सोना, जहाँ भी जाओ वेंटिलेशन होना चाहिए। पानी की बाल्टी अपने पास भर के रखो, पता नहीं किस दिन ये हादसा हो जाए। और उपाय के तौर पर गुड़ गेहूं का दान हर मंगलवार को उसके लिए नियुक्त कर दो कि भाई ये तूने करना ही करना है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो बहुत सारे सम्मेलनों में आए हैं, आपने देखा होगा हमारे साथ एक कैमरामैन हुआ करते थे, बहुत पुराने समय से उनके साथ लिखता। अभी आपने 4 दिन पहले अखबारों में खबर पड़ी होगी कि परिवार सहित
वो ख़त्म हो गया। हीरा सिंह नाम था उसका। यहाँ कैप लगा के हमारे बीच में हर वक्त भागता दौड़ता वही नज़र आता था। उसके बेटे की कुंडली के अंदर 5वें घर के अंदर खराब मंगल रहा, बुध भी खराब था 12वें घर के अंदर बैठा हुआ, और रात को इन्वर्टर के अंदर आग लगी। दम घुटने के साथ ही दोनों बेटे और मियाँ बीबी वो मारे गए। तो इसलिए इसका दुख है। तो मैं चाहता हूँ, हम सब की फोटोएं उन्होंने खींची, बहुत अच्छी खींची। आज तक 1.5 लाख से ऊपर वो फोटोएं खींच के हटा था, और जिसके अंदर आप सबकी शक्लें भी उसने कैद करी। मैं चाहता हूँ उसके लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन रख ले, तो शायद उसके लिए श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति शांति शांति। प्रभु से अपनी शरण में जगह दी।